बीए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र इसमें आपसे पूछा जाने वाला है हिंदी उपन्यास साहित्य। और हिंदी उपन्यास साहित्य में 2 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहला गबन उपन्यास, दूसरा दिव्या उपन्यास। तो जो गबन उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ है और दिव्या यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ है। तो मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित बातें और यशपाल जी से संबंधित जो बातें थी वो मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बता दी है। और आज हम आपको बताएंगे गबन उपन्यास से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वही बताएंगे, बाकी नहीं बात करेंगे। और जो दिव्या से संबंधित परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित हम बात करेंगे। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले गबन उपन्यास से संबंधित जो बातें हैं। तो जो है गबन उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी। और इस उपन्यास के जो नायक है वो कौन है? रमानाथ। नायक रमानाथ है और इस उपन्यास की नायिका जालपा है। और इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्रों की जो संख्या है वो 9 है। ध्यान रखिए, प्रमुख पात्रों की संख्या 9 है। और उपन्यास के जो नायक है उसके पिता का नाम दयानाथ है। नायक के पिता का नाम दयानाथ। और उपन्यास में पात्रों के जो प्रकार हैं, मतलब किस किस प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के हैं। और गबन उपन्यास की नायिका प्राणवत आभूषणों की प्रेमी है। जो नायिका है वो आभूषण से बहुत प्रेम करती है। और जो जालपा है स्वाभिमानी नायिका है। किस प्रकार की है? स्वाभिमानी नायिका है। और गबन उपन्यास की जो नायिका का पति है वो रमानाथ है। और इस उपन्यास में धनी वर्ग के पात्रों की जो संख्या है वो 3 है। ध्यान से सुनते रहिए। इसके जो है पात्रों की संख्या कितनी बताई? 3। और इसके ऊपर भी बताई थी, वो दूसरी बात थी। ये कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, उपन्यास में धनी वर्ग के पात्रों की संख्या 3 है। अच्छा, उपन्यास में जो जोहरा है वो निम्न वर्ग की है। और उपन्यास में मणिशंकर धनी वर्ग के पात्र हैं। और जो गबन उपन्यास का नायक है रमानाथ, वो म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में नौकरी करता था। और रमानाथ ने चाय की भी दुकान खोली थी। क्योंकि मैं मुख्य बातें आपसे कर रहा हूं। एक वाक्य है, हमारी बिरादरी में दूसरों के साथ खाना खाना मना है बहू। ये किसने कहा है? कई बार ये परीक्षा में पूछा गया, ये जग्गू ने कहा था। फिर से सुन लीजिएगा, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है बहू। ये किसने कहा था? ये जग्गू ने कहा था। और रमानाथ और जालपा के जीवन की कहानी की कथा वस्तु को गबन उपन्यास में दर्शाया गया। इनकी जीवन की कहानी है, किसकी है? रमानाथ और जालपा की। गबन उपन्यास में जालपा को प्राउड लेडी भी कहा गया। और जो ये गबन उपन्यास के पात्र वैश्य वर्ग से संबंधित है। और प्रयाग में अपना आवास देवी दीन और रमा ने बनाया। समाचार पत्र प्रजामित्र में शतरंज का नक्शा प्रकाशित हुआ। और जो गबन उपन्यास है इसमें जो जालपा है उसकी जो सखियां हैं वो राधा है
वासंती है और शहजादी है। देखो बार बार ये बात में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा आगे बात सुनिएगा। जो मानकी है वो जालपा की माँ है। जो मानकी है वो जालपा की माँ है। गोपीनाथ और जो विशंभर हैं वो रमानाथ के भाई हैं। तो रमानाथ के जो भाई कौन कौन है? गोपीनाथ और विशंभर। पूछा जाता है रमानाथ का वेतन कितना था? तो 30 रुपये महीना था। जो रमानाथ का वेतन है वो 30 रुपया महीना। उपन्यास गबन की जो कहानी है वो प्रयाग कलकत्ता 2 शहरों से संबंध रखती है। ध्यान रखेंगे, प्रयाग और कलकत्ता 2 शहरों से संबंध रखती है, इसका जिक्र है। और गबन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो पिछले वीडियो में धनपत राय था। अच्छा, रमानाथ की जेब में जो चिट्ठियां कितनी थी? वो 3 चिट्ठियां थी। और पार्सल जो था रमानाथ ने खोला था। ऑफिस की थैली में 800 रुपये थे। गंगू के पास में गहना उधार रमानाथ ने लिया था। 700 रुपया में जालपा ने शीश फूल और कंगन खरीदे थे। जोहरा की मृत्यु गंगा में डूबने से हुई थी। ध्यान से बेटा सुनते रहना बेटी। विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती, ये जालपा ने कहा था। पुनः ये बात सुन लीजिएगा। विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती, ये जालपा ने कहा था। दरोगा के मुंह पर दरवाजा बंद करके खिड़की से झांक कर जोहरा ने आदाब अर्ज किया था। पुनः सुने। दरोगा के मुंह पर दरवाजा बंद करके खिड़की से झांक करके जोहरा ने आदाब अर्ज कहा था। और ब्रह्म समाज की लेडी के रूप में दिनेश के घर जोहरा जालपा से मिलने गई थी। लेखक ने कर्ज लेने वाले व्यक्तियों के बारे में कहा, ये हिम्मती होते हैं। जो लेखक के वो कहता जो कर्ज लेने वाले होते हैं बहुत बड़े हिम्मती होते हैं। अच्छा अगली बात सुनिएगा। जमादार को टिकट लाने के लिए अंगूठी रमानाथ ने दी थी। यानी जमादार को टिकट लाने के लिए जो अंगूठी है वो रमानाथ जो थे उन्होंने दी थी। उपन्यास गबन के पात्रों में सबसे अधिक हृदय परिवर्तन जालपा का हुआ है। ये देखा जाए पूरे उपन्यास में, ये जालपा को अपने पति रमानाथ के धन वैभव के बारे में बोले गए झूठ का पता चल जाता तो वह आभूषण प्रेम का त्याग करती। बहुत बेहतर बात है। गबन की रचना में लेखक का मुख्य उद्देश्य है स्त्रियों में अत्यधिक आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम बताना। बहुत बेहतर बात है भैया, फिर से सुन लीजिएगा। जो गबन की जो रचना है ना, तो उसमें लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्त्रियों में अत्यधिक आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम बताना। उपन्यास के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कथा वस्तु है। उपन्यास गबन में प्रस्तुत उपकथाओं में सबसे अधिक सार्थक कथा दीनदयाल और जग्गू की है। देखो, वैश्या का घृणित व्यवसाय छोड़कर समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। और जो इंद्रभूषण और रतन भाई की उपकथा समाज में व्याप्त वृद्धावस्था में विवाह एवं आभूषण प्रेम कुप्रथा को इंगित करती है।
जो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास को सिद्धांत आदर्शवादी उपन्यास की कोटि में रखा जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, ये जो है सन 1928 में कायाकल्प उपन्यास लिखा गया। जो कायाकल्प है वो सन 1928 में, ये तो पीछे वाले वीडियो में चर्चा भी कर चुका हूँ, आगे बात में बता दिया, फिर से सुन लीजिएगा इस बात को भी। जो मुंशी प्रेमचंद जी जो द्वारा लिखा हुआ अधूरा उपन्यास वो मंगलसूत्र है, और सन 1928 में कायाकल्प जो है उपन्यास इन्होंने लिखा। अच्छा, गबन उपन्यास के धनी वर्ग के पात्रों में वकील साहब ही रतन है और मणिशंकर जी हैं। गबन उपन्यास में निम्न वर्ग के पात्रों में देवी दीन है, जग्गू है और जोहरा है। गबन उपन्यास में तत्सम शब्दावली का प्रयोग यथा स्थान पर भी किया गया, और इसकी जो शैली है पात्रानुकूल तथा अलंकारिक है। जो जमींदार के मुख्तार का नाम था दीनदयाल, और म्यूनिसिपल बोर्ड के जो बड़े बाबू का नाम था वो रमेश बाबू। उपन्यास गबन के पात्र रमा और जालपा वकील इंद्रभूषण के पास गए थे, और जो वह वकील इंद्रभूषण की पत्नी रतन है, ये भी कई बार पूछा जाता है, रतन का भी नाम पूछा गया, तो पुनः ये बात सुन लीजिएगा, वकील इंद्रभूषण की पत्नी रतन है। देवी और रमा ने प्रयाग में आश्रय लिया बाद में, और दिनेश को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरोगा को देवी दीन के घर पर मिली स्त्री पात्रों के जो नाम है वो जालपा है, जग्गू है, जोहरा है, और जो लाल कोठी का जो मालिक है वो सेठ करोड़ीमल था। अच्छा, इसके बाद एक बात सुनिएगा, असली शिक्षा तो स्कूल छोड़ने के बाद ही होती है, ये किसने कहा था? वो पूछा जाता है, दीनानाथ ने कहा था। तो ना सुनो, असली शिक्षा तो स्कूल छोड़ने के बाद ही होती है, ये दीनानाथ ने कहा था। और एक विशेष बात और रहेगी, जो रमानाथ ने जालपा की आभूषण चुराए थे, और जालपा की सखियों के नाम मैंने पीछे बता दिए, वो राधा थी, वासंती और सहजा थी। और इससे जो संबंधित और भी मुख्य बातें हैं, तो मैंने इसका जो मैंने उपन्यास सुनाया का जो है सारांश सुना है ना, उसमें आपको पूरा मिल जाता है। जैसे इसमें से मुख्य मुख्य बातें ही बताई हैं, कहीं कहीं पे हो सकता है आपके समझ में ना आ रहा हो, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सारांश सुनो, उसके बाद में ये बातें सुनो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा हाँ ये बात सही है, इस प्रकार से सही है, तो आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सारांश सुनिएगा। अच्छा, इसके बाद हम आपको बता देते हैं जो बहुत ही परीक्षा के लिए मुख्य बातें हैं, वो जो दिव्या से संबंधित है, तो दिव्या की बता देता हूँ। बाकी आप भी जो है सबसे पहले दिव्या जो उपन्यास है उसका सारांश हम पीछे दे चुके हैं, उसको सुन लीजिएगा। उसके बाद यदि आप इसको सुनते हैं तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो जो दिव्या है ये यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ है उपन्यास। अच्छा, इस उपन्यास में जो आने वाले नगर हैं वो कौन कौन से सुनिएगा। मद्रगढ़ राज यानी सागर नगरी, पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला। देखो, इसी से संबंधित बहुत मुख्य बातें बताएंगे, बाकी बात नहीं करेंगे, जो मैंने आपसे बताई दिया। बाकी विधिवत सुनना है तो आप सारांश सुन लीजिएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे बात सुनिएगा। भूधर ने गर्भवती दिव्या का नाम दारा रखा था।
परीक्षा में पूछा जाता तो पता ही नहीं चलता दारा कौन है ना। तो ये नाम जो था भूधर ने रखा था। पुनः सुन लीजिएगा, भूधर ने गर्भवती दिव्या का नाम दारा रखा। और भैया रतन प्रभा ने दिव्या का नाम दारा से अंशुमाला। ध्यान रखो कितने नाम बदल रहे हैं, इसीलिए तो आप लोग भ्रम में फंस जाते हैं। तो भूधर ने क्या नाम रखा था? दारा। और रत्न प्रभा ने दिव्या का नाम रखा था अंशुमाला। हाँ, जरा एक और बात बहुत बेहतर सुन लीजिएगा, दिव्या के विक्रय का क्रम क्या है? वृद्धा ने प्रतुल को बेचा। ध्यान रखिएगा क्रम कैसे जो है ये बिकी है। तो वृद्धा ने प्रतुल को बेच दिया और प्रतुल ने 20 स्वर्ण मुद्रा में बेचा भूधर को, और भूधर ने 50 स्वर्ण मुद्राओं में बेचा चक्रधर को। तो ये समझ में ना आए, पुनः फिर से सुन लीजिएगा। जो दिव्या का विक्रय क्रम है वो सबसे पहले वृद्धा ने प्रतुल को बेचा और प्रतुल ने 20 स्वर्ण मुद्रा में बेचा भूधर को, और भूधर ने 50 स्वर्ण मुद्रा में बेचा चक्रधर को। यदि थोड़ी और भी कहानी आगे की बात करें तो उसमें आपको मिल जाएगी। और उसके बाद चक्रधर को 200 स्वर्ण मुद्राओं का भी अर्थदंड देना पड़ा था। खैर ये तो खैर इनका क्रम रहा। इसके बाद जो विशेष और भी बातें वो सुनेगा। देखो, जो दिव्या उपन्यास है वो राजनैतिक उपन्यास है, और इस उपन्यास में सागर नगर को केंद्र बिंदु बनाया गया है। और सागर का वर्तमान नाम है सियालकोट। क्या बताया? सियालकोट। और इस सागर वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। और थोड़ी और भी बात बताएं। गर्भवती जो दिव्या को श्रेष्ठी प्रतुल व्यापारी बेच देता है, जैसा कि अभी मैंने पीछे ही बता दिया है। और गर्भवती दिव्या को सबसे पहले श्रेष्ठी प्रतुल खरीदता है। सागर मध्य देश की राजधानी है, और मध्य देश की राजनर्तकी कौन है? मल्लिका है। सागर में मनाए जाने वाले उत्सव कौन सा है? मधु पर्व है। खूब पूछा जाता है वहाँ कौन सा उत्सव मनाया जाता था? मधु पर्व मनाया जाता था। यहीं से तो कहानी शुरुआत होती है। और दिव्या को सरस्वती पुत्री की उपाधि दी गई। उपाधि कौन सी? सरस्वती पुत्री की उपाधि। सागर का सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी प्रथुसेन चुना गया था। क्या नाम बताया? प्रथुसेन। और जो है सागर पर केंद्रस ने आक्रमण किया था। पूछा जाता किसने आक्रमण किया था, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुख्य मुख्य बात ही बता रहा हूँ ना। बहुत सारी बात करूँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, उससे फायदा क्या। अगला देखो, जो मिलिंद है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। पूछा जाता है ये किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। और सागर पर यवनों का शासन था। किसका? यवनों का शासन था। दिव्या उपन्यास में रुद्रधीर को देश निकाला की सजा दी गई थी। यानी कि जो दिव्या उपन्यास है उसमें जो रुद्रधीर है उसको देश निकासी की सजा भी दी गई थी। और जो प्रथुसेन का जो विवाह था वो सीधो से हुआ था। जो अंशुमाला है वो मथुरा की नगर श्री बनी। और दिव्या उपन्यास की जो नायिका है वो तो आपको पता ही है, दिव्या है। और मारिस जो था वो कौन था? वो था मूर्तिकार। मारिस आम आदमी का प्रतीक है। खूब पूछा जाता मारिस के विषय में। दिव्या उपन्यास का प्रमुख पात्र प्रथुसेन है, मुख्य पात्र ना। दिव्या उपन्यास पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव पूर्णतः दिखाई देता है। और दिव्या उपन्यास में लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जन विद्रोह।
दिव्या उपन्यास में मध्य राज्य की राजधानी सागर में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाने वाला उत्सव मधु पर्व है। पुनः ये बात सुन लीजिए, ये तो प्रश्न बार बार ही पूछे जाने वाला है। ये मधु पर्व कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, घुमा घुमा के बार बार पूछ देते हैं। तो ये बात पुनः सुन लीजिएगा। दिव्या उपन्यास में मध्य राज्य की राजधानी सागर में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाने वाला उत्सव है कौन सा? मधु पर्व है। दिव्या उपन्यास में मधु पर्व चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है ना, ये तो बता ही दी बात है। और दिव्या उपन्यास में मधु पर्व उत्सव के समय सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी को मुकुट पहना जाता था, वो होता था हरित किशलय का। ये भी पूछा जाता है, वो उसको जो है मुकुट पहना जाता था, किस प्रकार का होता था? हरित किशलय का होता था। दिव्या उपन्यास में मधु पर्व पर सर्वश्रेष्ठ कला साधिका को सरस्वती पुत्री की उपाधि दी जाती थी। पुनः सुन लीजिएगा, जो साधिका को सरस्वती पुत्री की उपाधि दी जाती, ये पहले भी मैंने बता दिया है। दिव्या उपन्यास में मधु पर्व पर सरस्वती पुत्री का सम्मान पाने वाली युवती की ओर शिविका पर सवारी का सम्मान दिया जाता था। बहुत बेहतर बात बताइए। और दिव्या उपन्यास में मधु पर्व के बाद शिविका सवारी में उसे उच्च वर्ग के युवक होता था। कितनी गजब की बात है बताइए आपको। दिव्या उपन्यास में दिव्या का नाम अंशुमाला रत्नप्रभा ने रखा था, जो भी मैंने पीछे भी बता चुका हूं। दिव्या को सबसे पहले प्रेम जो है पृथुसेन से होता है, और दिव्या उपन्यास में दिव्या पृथुसेन से ही गर्भवती भी होती है। और ये सारी बातें तुम्हें बात बता रहा हूँ कि सीरियल से क्रम से सुनना जानना है पूरी कहानी, तो सारांश सुन लीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। दिव्या उपन्यास में दिव्या जब घर से भागी, सबसे पहले शरण बुढ़िया ने दी थी। दिव्या उपन्यास में दास व्यापारी भूधर मथुरा में था, और इस उपन्यास में चक्रधर पुरोहित मथुरा का ही निवासी था। पूछा जाता ना, वो चक्रधर जो पुरोहित था वो कहाँ का निवासी था, तो वो मथुरा का था। और जो दिव्या उपन्यास में चक्रधर जो पुरोहित ने दिव्या को खरीदा था, वो किस लिए? वो दासी बनाने के लिए खरीदा था, दासी बनाने के लिए खरीदा। इस उपन्यास में चक्रधर पुरोहित को दिव्या को खरीदने की अपनी संतान की धात्री बनाने के लिए आवश्यकता पड़ी थी। बहुत ध्यान से बात पुनः सुन लीजिएगा। जो दिव्या उपन्यास है, इसमें चक्रधर पुरोहित ने दिव्या को खरीदा, किस लिए खरीदा था? अपनी संतान की धात्री, धायमा यानी कि स्तनपान कराने के लिए, अपने पुत्र को स्तनपान कराने के लिए इसे खरीदा था। अच्छा, इसके बाद सुनिए आगे। दिव्या उपन्यास में दिव्या को पुरोहित की पत्नी ने दिव्या के अपने संतान को स्तनपान कराने के कारण प्रताड़ित भी किया। कितनी गलत बात। दिव्या उपन्यास में चक्रधर पुरोहित की पत्नी से प्रताड़ित दिव्या घर से भाग गई। इसके बाद ये यमुना में भी कूद गई थी, और इस उपन्यास में दिव्या को जो है यमुना नदी से रत्नप्रभा ने निकाला। ये पूछा जाता है तो यमुना से किसने निकाला? रत्नप्रभा ने। और इस उपन्यास में रत्नप्रभा है को राजनर्तकी है। दिव्या को चक्रधर पुरोहित के दासत्व से रत्नप्रभा ने मुक्त कराया था। बहुत बेहतर बात। दिव्या का नाम अंशुमाला रत्नप्रभा ने रखा था, जो कि 2 बार में बता दिया। ये बहुत बार पूछा जाता ना, इसलिए मैंने इसको 2 बार मैंने आपको बता भी दिया। और दिव्या मल्लिका को पुनः रत्नप्रभा के घर मिली। रत्नप्रभा ने दिव्या को मल्लिका को सौंप दिया।
और दिव्या को अंत में ब्राह्मण कुल की संतान के रूप में पहचाना गया। दिव्या को अंत में 3 लोग स्वीकार करने गए और दिव्या को अंत में मारीच को स्वीकार किया। दिव्या उपन्यास में मल्लिका सबसे अधिक दिव्या शिष्या को चाहती है। दिव्या उपन्यास में मल्लिका सबसे अधिक दिव्या शिष्या को चाहती है और दिव्या की जो बाल सखी थी वो छाया थी। दिव्या की जो बाल सखी थी वो छाया थी और बाल्यावस्था में दिव्या का पालन पोषण दासी ने किया था। तो भैया इसी जगह ये बात तो पूरी होती है। और देखो, यदि दिव्या उपन्यास से संबंधित कोई समस्या है या पूरी कथा वस्तु आपको पुनः जाननी है, सुननी है, तो आप जो है हमें बताएं, तो हम आपको दिव्या उपन्यास को जो विधिवत रूप से एक एक बात जो है, क्यों ना वो वीडियो बड़ा बन जाए, इसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम आपको पूरी उसकी कथा वस्तु आपको जो है सुना देंगे, चाहे दिव्या हो और चाहे आपकी गबन उपन्यास हो, दोनों को जो है हम आपको पुनः बता देंगे। लेकिन आप हमें बताएं, ज़रूर बताएं, ठीक है।